कल से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। कल ही होगा डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर सरकार ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। दोपहर 2 बजे विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल सत्र की अवधि 3 दिन रखी गई है, लेकिन आखिरी मुहर बुधवार सुबह होने वाली विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लगेगी। टाइम के बारे में तो बीएससी की मीटिंग होगी कल 11 बजे, उसमें फाइनल होगा कि कितना टाइम तक हाउस चलेगा। अभी तक लगभग ऐसा अनुमान है कि 3 दिन 2, 3, 4 के लिए, क्योंकि लगभग बिजनेस इतना ही है, इससे ज़्यादा बिजनेस है नहीं। मानसून सत्र के पहले दिन सबसे खास होगा डिप्टी स्पीकर का चुनाव। बीजेपी के ही किसी विधायक को कल डिप्टी स्पीकर बनाया जाना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही मानसून सत्र में कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें पंचायती राज संशोधन विधेयक सबसे अहम है। साथ ही सरकार पुलिस सुधार बिल भी विधानसभा में लाने की तैयारी में है। अपने एस्टीमेट कमेटी का जो बिल वगैरह आएंगे उसके ऊपर अनुपूरक मांगे जो होती हैं उनके ऊपर बहस होगी और उनको पास करना। और उसके बाद वीरवार को जो है नॉन ऑफिशियल डे होता है, उसमें जो भी एक विषय आएगा उस पर डिस्कशन होगी। अभी जो फाइनल होना है उस पर डिस्कशन होगी। और दूसरे ऐसे ही 1-2 बिल हैं, जैसे पुलिस सुधार का एक और एक जो पंचायती राज का है, उसमें जो अमेंडमेंट किए गए। स्पीकर के मुताबिक सदन में बोलने का सभी को पूरा मौका दिया जाएगा और अहम मुद्दों पर चर्चा भी करवाई जाएगी। डिप्टी स्पीकर के चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मियां। संसदीय कार्य मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि सत्ता पक्ष से होगा अगला डिप्टी स्पीकर। कल से शुरू होने वाला हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र इस बार कई मायनों में खास है। पहले दिन सबकी निगाहें डिप्टी स्पीकर के चुनाव पर होंगी। दरअसल मनोहर सरकार को करीब 10 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक विधानसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया। संसदीय कार्य मंत्री रामविलास शर्मा के मुताबिक मानसून सत्र के पहले दिन डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। शर्मा ने साफ किया है कि किसी बीजेपी विधायक को ही डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा। बनाएंगे 52 लोग हैं, 47 बीजेपी और 5 इंडिपेंडेंट्स में समर्थन है। हमारा जो विधायक दल की संख्या है वो इस समय 52 है। आउट ऑफ 90 वी आर 52। दरअसल आमतौर पर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है, लेकिन रामविलास शर्मा के मुताबिक हरियाणा में ऐसी प्रथा नहीं है। मैडम किरण चौधरी हमारी आदरणीय हैं, परंतु चौधरी बंसीलाल के साथ सरकार में मैं रहा हूँ। किरण चौधरी जी नहीं रही, तो उस समय दिल्ली में थी और दिल्ली में डिप्टी स्पीकर थी मैडम किरण चौधरी। हरियाणा में तो पिछले 25 साल से मैं विधानसभा में हूँ। यहाँ जो डिप्टी स्पीकर विपक्ष के लोगों को मेरी याद में नहीं है। गौरतलब है कि पिछली सरकार में डिप्टी स्पीकर का पद अकरम खान को दिया गया था। अकरम खान जो कि बीएसपी के विधायक थे, उन्हें ये डिप्टी स्पीकर का पद दिए जाने का कारण वो समर्थन था जो उन्होंने हुड्डा सरकार को दिया हुआ था। मानसून सत्र के लिए सरकार तैयार। चंडीगढ़ में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक। सीएम की अगुवाई में भाजपा विधायकों ने बनाई विपक्ष से निपटने की रणनीति। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। मंगलवार देर शाम सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के दौरान सीएम ने अपने मंत्रियों और विधायकों को विपक्ष से निपटने के टिप्स दिए। बाद में बीजेपी प्रभारी अनिल जैन और पार्टी के कई बड़े पदाधिकारियों के साथ भी सीएम ने मानसून सत्र को लेकर चर्चा की। जो बता दी जाए उसको नीति नहीं कहते हैं। बाकी विपक्ष अपनी पूरी तैयारी करके आए, हम उनके हर प्रश्न का जवाब देंगे। उनके पास मुद्दा ही कोई नहीं है, उनकी नेगेटिव थिंकिंग है। उनके अभी तक जितने बयान आ रहे हैं उस हर बयान के बाद वो कहते हैं सदन को चलने नहीं देंगे। अब ये हरियाणा की जनता सोचे कि क्या ये हरियाणा के लोगों के पक्ष में है या हरियाणा के लोगों के विरोध में है। सरकार का कहना है कि वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे और किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष अभय चौटाला इस वक्त हमारे साथ हैं। उनकी पार्टी की विधायक दल की अभी बैठक खत्म हुई है। उनसे पूछते हैं क्या चर्चा हुई, तो क्या रणनीति आपने तैयार की है, किन मुद्दों पर सरकार को आप सदन में घेरेंगे? अब की बार बहुत से ऐसे मुद्दे हैं प्रदेश में जिन पे सरकार से पूछा जा सकता है।
इसके लिए हमने करीब 10 से ज़्यादा कॉलिंग अटेंशन मोशंस दिए हैं ताकि उन सब्जेक्ट्स पे सब पे चर्चा हो सके, सरकार की तरफ से उस पर जवाब आए। उसके साथ साथ कल हमने एक काम रोको प्रस्ताव भी दिया है। विशेष रूप से जो ये आरक्षण का मुद्दा है, इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर के लोगों में जो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, लोगों में एक इस तरह का मैसेज दिया जा रहा है कि हम आपके हितैषी हैं, हम आपके साथ, कल को इस किस्म के हालात ना पैदा हो जाएं कि कहीं कोई कास्ट वार्सल हो जाए। इसलिए इसके ऊपर चर्चा होनी विधानसभा में जरूरी है। तो हमने सबसे पहले कामरों को प्रस्ताव दिया है। एक सवाल, जो अवधि है सत्र की उसको लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ये तय करती है कि अवधि कितनी होगी सत्र की, लेकिन इस बार पहले से सरकार ने ऐलान कर दिया कि 3 दिन ही सत्र चलेगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने और स्पीकर साहब ने दोनों ने हाउस में आश्वस्त किया था कि हम लंबा चलाना चाहेंगे, तो अब अगर ये बिजनेस की आड़ लेकर के उसको छोटा करेंगे तो मैं कल 100% अपनी तरफ से इस बात पे जोर दूंगा कि इस 9 महीने के दौरान बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए आप इसकी समय सीमा जो है बढ़ाएं, कम से कम 1 हफ्ते का होना चाहिए। नेता विपक्ष अभय चौटाला जो कह रहे थे कि तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा और साथ ही साथ सदन की और सत्र की अवधि बढ़ाने की भी मांग बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में की जाएगी। विधानसभा में कांग्रेस भी सरकार को घेरने को तैयार। कांग्रेस के दिग्गज बोले, कई अहम मुद्दों पर सरकार से मांगेंगे हिसाब किताब। विधानसभा के मॉनसून सत्र के लिए कांग्रेस भी तैयार है। मंगलवार देर शाम पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस विधायक करण दलाल और पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा करनाल पहुंचे और विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा की। हम सब किसानों की, गरीब आदमियों की, बुजुर्गों की जो अनदेखी हो रही है, कर्मचारियों की, और जिस प्रकार से गेस्ट टीचर हैं, कंप्यूटर टीचर हैं या वो हैं, तो हर मुद्दा उठाएंगे। आज कोई भी वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल चंडीगढ़ में होगी, लेकिन खास बात है कि विधायक दल की बैठक से पहले कल करनाल में कांग्रेस के तमाम विधायक जुटेंगे और हुड्डा की अगुवाई में सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन करेंगे। कांग्रेस विधायक कर्ण सिंह दलाल ने राज्य मंत्री घनश्याम सर्राफ पर लगाए गंभीर आरोप। पद का दुरुपयोग कर गौशाला और धर्मशाला की जमीन हड़पने का लगाया आरोप। राज्यपाल से की सर्राफ को बर्खास्त करने की मांग। हाल ही में मनोहर कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाए गए भिवानी से बीजेपी विधायक घनश्याम सर्राफ पर कांग्रेस विधायक कर्ण सिंह दलाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दलाल ने कहा है कि सर्राफ ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भिवानी में गौशाला और धर्मशाला की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हड़पने का काम किया है। माननीय मंत्री जी ने अपनी जेब भरने के लिए उल्टा 50 कनाल से भी ज़्यादा ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी और औने पौने दाम में कर दी। जो कीमत होनी चाहिए थी वो कीमत ना दे करके और औने पौने दामों में सरकारी जो ये ज़मीन थी गौशाला ट्रस्ट की उसको बेचा है और अपने घर को उन्होंने लाभ पहुंचाया, अपने आप को लाभ पहुंचाया है। दलाल ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर सर्राफ को बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी उठाई है। महामहिम राज्यपाल जी को मैंने पत्र लिखा है। पत्र के साथ वो सारे दस्तावेज मैंने लगा करके उनको दिए हैं, जिसमें ये साबित होता है कि हरियाणा सरकार में जो माननीय मंत्री हैं सर्राफ साहब, जो कि भिवानी से एमएलए हैं, उन्होंने किस तरीके से गैर कानूनी तरीकों को अपना करके गौशाला की जमीनों को हड़पा है। गौरतलब है, इससे पहले हाल ही में कर्ण सिंह दलाल ने आबकारी एवं कराधान विभाग पर करोड़ों की शराब की हेराफेरी के आरोप लगाए थे और सीधे तौर पर कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पर सवाल उठाए थे। करण दलाल के आरोपों को सरकार ने किया खारिज। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु बोले, आधी अधूरी जानकारी के आधार पर आरोप न लगाएं दलाल। पहले कैप्टन अभिमन्यु और फिर घनश्याम सर्राफ पर कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल की ओर से लगाए गए आरोपों पर सरकार की ओर से करारा पलटवार किया गया है। खुद वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने दलाल के आरोपों का जवाब देते हुए उन्हें नसीहत दी है कि वो आधी अधूरी जानकारियों के आधार पर आरोप न लगाए। अभिमन्यु ने दलाल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। करण सिंह दलाल जी थोड़ा और अच्छी तरह से अपनी जानकारियां प्राप्त कर लें और पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है।
जितना वो बोलते हैं, जब बोलते हैं, हर बार मेरी उनकी विद्वत्ता के प्रति श्रद्धा कम हो जाती है। और मैं नहीं जानता था कि उनकी जानकारियों में इतना खोखलापन होता है। वह अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं। अभिमन्यु ने कहा कि उनकी सरकार विधानसभा के मॉनसून सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है और सदन में विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर विरोधियों पर बरसे केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह। कहा, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने किया है दुष्प्रचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह ने भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध करने वालों पर करारा हमला बोला है। मंगलवार को दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किया है। एक दुष्प्रचार हमारी पार्टी के खिलाफ, हमारे खिलाफ किया गया कि ये भूमि अधिग्रहण तो बड़े पूंजीपतियों को जमीनें दे देंगे, सारी आपकी जमीनें जाती रहेंगी, यहाँ तक का गलत प्रचार किया गया। और अब मैं ये कहता हूँ कि आप देखना, जिन राज्यों ने इस बिल का विरोध किया है, जो ये कह रहे थे कंसेंट क्लॉज तो सबसे जरूरी है, वो अपने राज्यों में कानून बनाएं। वीरेंद्र सिंह ने भूमि अधिग्रहण बिल पर मोदी सरकार की ओर से यू टर्न लिए जाने के आरोपों का भी जवाब दिया और कहा कि यू टर्न बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने किया है। यही कांग्रेस की सरकारें थी विभिन्न राज्यों में, जिन्होंने जून में जो कॉन्फ्रेंस हुई रेवेन्यू मिनिस्टर्स की, उसमें खुद ये कहा था कि आप 2013 के भूमि अधिग्रहण का जो कानून है उसमें संशोधन कीजिए। अगर वो संशोधन आप नहीं करेंगे तो हम भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकेंगे और सारा जो विकास का काम है वो ठप हो जाएगा। आज वही लोग ये कह रहे हैं कि हमने यू टर्न किया। यू टर्न तो उन्होंने किया है। गौरतलब है कि रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि अधिग्रहण बिल पर दोबारा अध्यादेश न लाने का ऐलान करते हुए ये साफ कर दिया था कि उनकी सरकार ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगी जिस पर किसानों को ऐतराज हो। हाईकोर्ट की फटकार के बाद नौकरी से इस्तीफा दे सकते हैं बॉक्सर विजेंद्र। सूत्रों का दावा, डीएसपी के पद से जल्दी इस्तीफा देंगे विजेंद्र। प्रोफेशनल बॉक्सिंग अपनाने वाले मुक्केबाज विजेंद्र अब हरियाणा पुलिस में अपनी सरकारी नौकरी को भी अलविदा कह सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार से विदेश जाने की अब तक इजाजत ना मिलने के चलते विजेंद्र ने डीएसपी के पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक विजेंद्र अपने वकीलों से सलाह कर रहे हैं और जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेंगे। उन्हें ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड रवाना होना है। बताया जा रहा है कि विजेंद्र इसी सप्ताह नौकरी छोड़कर इंग्लैंड चले जाएंगे। दरअसल हाल ही में हाई कोर्ट ने कहा था, अगर विजेंद्र को प्रोफेशनल मुक्केबाजी के लिए विदेश में जाना है तो वह हरियाणा पुलिस में अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दें। गौरतलब है कि विदेश जाने के लिए सरकार से कोई उचित जवाब न मिलने के बाद विजेंद्र ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन राहत नहीं मिली। ऐसे में मौजूदा परिस्थितियों में विजेंद्र के पास नौकरी छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प बचा भी नहीं है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर दो फाड़ हुई रोडवेज यूनियन। हरियाणा रोडवेज सर्व कर्मचारी संघ ने किया चक्का जाम करने का ऐलान। सरकार की ओर से रोडवेज कर्मचारियों की सभी 8 मांगे माने जाने के बावजूद कल सुबह से ही रोडवेज की रफ्तार पर ब्रेक लग सकती है। दरअसल हरियाणा रोडवेज सर्व कर्मचारी संघ ने साफ कर दिया है कि वो राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे और रोडवेज की बसों को सड़कों पर नहीं उतरने देंगे। पूरी देश की ट्रेड यूनियनें केंद्र सरकार की जो कर्मचारी विरोधी नीतियां, मजदूर विरोधी नीतियां, जन विरोधी नीतियां आए दिन लागू कर रही है, उनके विरोध में पूरे देश की ट्रेड यूनियनें 2 सितंबर की स्ट्राइक पे जा रही है। पहले 3 महीने पहले सरकार को नोटिस दिया जा चुका है। उधर हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष हरि नारायण शर्मा ने साफ कर दिया है कि वह हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि रोडवेज व कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे तो वो उनका विरोध भी नहीं करेंगे।
गौरतलब है कि कल पानीपत में परिवहन मंत्री ने रोडवेज की 3 कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक कर उनकी 8 मांगों को मानने का ऐलान किया था, जिसके बाद 3 संगठनों में से 2 संगठनों ने चक्का जाम को टाल दिया था। गुड़गांव के थाने में विवाहिता ने की आत्मदाह की कोशिश, महिला 70% झुलसी, गंभीर हालत में महिला को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुड़गांव के सदर थाना में एक महिला ने आग लगाकर आत्मदाह की कोशिश की, महिला बुरी तरह से झुलस गई। महिला को गंभीर हालत में गुड़गांव के सामान्य अस्पताल से दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। महिला के अपने पति के साथ काफी दिनों से झगड़ा चल रहा था, जिससे वो परेशान थी। इसी के चलते उसने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने अंजू के परिवार वालों को इसकी सूचना दे दी है और महिला के होश में आने का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद महिला का बयान दर्ज कर इस पूरे मामले की जाँच की जाएगी। सूचना प्राप्त हुई थी कि आज सुबह 11 बजे एक महिला, जिसका नाम बाद में अंजू पता लगा, वो सदर पुलिस स्टेशन के बाउंड्री वॉल के अंदर आई थी और बाहर ही गेट के पास उसने अपने आप को तेल छिड़क के आग लगा ली। और जब इस बात का पता लगा तो थाने के मुलाजमों ने भाग करके उसकी आग बुझाने की कोशिश की और जिसको लेकर के तुरंत वो सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव में दाखिल करा दिया ताकि उसकी जान बचाई जा सके। पुलिस इसमें जांच कर रही है। अंजू नाम की महिला बिहार की रहने वाली है और गुड़गांव के इस्लामपुर इलाके में किराए के मकान पर रहती थी। 2 साल पहले बिहार के दीपक के साथ महिला ने शादी की थी। सोनीपत में बम की सूचना से मचा हड़कंप। घर में छुपाए गए थे 2 देसी बम, पुलिस ने मौके पर ही किया निरस्त। सोनीपत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस को भावड़ गांव में 2 देसी बम होने की सूचना दी गई। मौके पर पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने पहुंचकर दोनों बमों को निरस्त कर दिया। दरअसल 2 जून 2014 को इनेलो के पूर्व विधायक भरत सिंह की हत्या हुई थी। हत्या के इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया था, जिसने पुलिस की पूछताछ में इस बात का खुलासा किया कि उसने सोनीपत के भावड़ गांव में दोस्त की बहन के घर में 2 जिंदा बम छुपाए हुए हैं, जो किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकते हैं। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना हरियाणा पुलिस को दी और बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंचकर बम को डिफ्यूज किया गया। कुल मिलाकर पूरे मामले के तार इनेलो के पूर्व विधायक भरत सिंह की हत्या के साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक के दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। कैथल में पुलिस के हत्थे चढ़े 4 कुख्यात बदमाश, हैंड ग्रेनेड और जिंदा 5 कारतूस भी किए गए बरामद। कैथल की सीआईए टीम ने रात को गश्त के दौरान गांव खेड़ी शेखरा के पास राहगीरों से लूटपाट करते हुए 4 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 हैंड ग्रेनेड, 315 बोर के 3 अवैध पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस और 2 बाइक को बरामद किया है। बाद में हथगोलों को बम निरोधक दस्ता की टीम ने निष्क्रिय कर दिया। पुलिस की पूछताछ में एक आरोपी ने इस बात को कबूल किया है कि हत्या के इरादे से उन्होंने हथियारों का जखीरा लिया था। जब इनकी पूछताछ करी तो पता लगा कि ये बड़े खतरनाक हथियारों के साथ थे, जिसमें 3 देसी कट्टे 315 बोर के, 5 जिंदा कारतूस, 1 हैंड ग्रेनेड HT36 और 1 टॉर्च लिए हुए थे। उनको काबू करके मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की। पुलिस को उम्मीद है कि इन बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद कई बड़ी वारदातों को हल करने में सफलता मिलेगी। फिर सवालों में घिरी अंबाला पुलिस। समैक तस्करों से सांठगांठ करता एएसआई हुआ कैमरे में कैद। डीसीपी ने लंबे समय पुराने वीडियो पर भी संज्ञान लेते हुए एएसआई को किया निलंबित। अंबाला पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात करण सिंह राणा का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। हालांकि वीडियो उस समय का है जब एएसआई नाहन हाउस पुलिस चौकी का इंचार्ज हुआ करता था, लेकिन मामला अब सामने आने पर पुलिस अधिकारियों ने तुरंत कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार के आरोपों में पहले भी कई बार विवादों में रहा एएसआई करण सिंह राणा वीडियो में यह कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि डीसीपी तो 1 ग्राम स्मैक मिलने पर भी केस दर्ज करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं तो फिर भी थोड़ी रियायत बरत रहा हूँ। एक पुड़िया मिल जाएगा और वो गुनेगा छोड़ दो, तो पर्चा तो एक वीडियो में एएसआई पर कुछ महिलाओं से स्मैक तस्करी में प्रयोग बाइक छोड़ने की एवज में सांठगांठ करने के आरोप लगे हैं, जिसकी सेटिंग होने के बाद एएसआई करण सिंह राणा चौकी में फोन करके बाइक छोड़ने के निर्देश देता हुआ नजर आ रहा है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों ही स्थानीय विधायक ने एएसआई राजेंद्र सिंह को भी भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार करवाया था, लेकिन एक और अब भ्रष्टाचार का मामला सामने आने से पुलिस कमिश्नर के उन दावों की पोल खुल गई है जिनमें उन्होंने ईमानदार पुलिस प्रशासन देने का वादा किया था। पंचकुला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ड्रग्स और नशीली दवाइयों की बड़ी खेप की बरामद। पंचकुला पुलिस ने सेक्टर 16 के लेबर चौक के पास से छापा मारकर ड्रग्स और नशीली दवाइयों की खेप बरामद की है। इसके साथ ही 1 लाख से ज्यादा की राशि भी बरामद की। बरामद की गई ड्रग्स और नशीली दवाइयों में नशे के इंजेक्शन, कैप्सूल्स, गोलियां और सिरप शामिल हैं। खाद्य एवं औषधि नियंत्रक नरेंद्र आहूजा ने बताया कि आरोपी युवक पर ड्रग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी युवक का नाम ओम प्रकाश बताया जा रहा है। आरोपी साइकिल से नशीली दवाइयां बेचने का काम करता था। मेवात में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में एक ही गांव के 4 लोगों की मौत। तो उधर सोनीपत में भी बरपा रफ्तार का कहर, ट्रक और रोडवेज बस में भिड़ंत। मेवात के व्यस्तम मार्गों में से एक नूह होडल मार्ग पर अडम्बर गांव के नजदीक कल देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। वैगनार कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत में कार में सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वाले सभी लोग यूपी के रहने वाले थे और राजस्थान में एक धार्मिक मेले में शामिल होने जा रहे थे कि रास्ते में मेवात में इनकी कार के आगे चल रहे ट्रैक्टर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिसकी वजह से वैगनार कार ट्रैक्टर के नीचे घुस गई। कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उधर सोनीपत के खरखौदा में हरियाणा रोडवेज की बस और ट्रक की टक्कर में 12 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 लोगों को गंभीर हालत के चलते रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया और 8 लोगों को खरखौदा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जाता है कि झज्जर डिपो की बस चंडीगढ़ जा रही थी और खरखौदा में बाईपास के पास ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। दोनों ही हादसों में रफ्तार एक बड़ी वजह रही। फिलहाल दोनों ही मामलों में आरोपी चालक फरार है। पानीपत को साफ सुथरा बनाने के लिए सड़कों पर उतरे एक साथ हजारों डेरा समर्थक। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार की गुजारिश पर डेरा प्रमुख ने शहर में चलाया महासफाई अभियान। पानीपत में मंगलवार को हजारों की संख्या में सिरसा डेरा सच्चा सौदा के समर्थक झाड़ू लेकर सड़कों पर उतर आए और शहर भर में सफाई अभियान चलाया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार भी झाड़ू लेकर सफाई अभियान में शामिल हुए। इस दौरान खुद डेरा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह ने भी शहर में झाड़ू लगाकर पानीपत को साफ सुथरा बनाने का संदेश दिया। हमने 2011 से ये शुरुआत की थी और मोदी साहब ने उसको अपनाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो जरूर यहाँ भी जरूर समझते हैं, यहाँ भी लगता है कि करना जरूरी है। हम लगे रहेंगे इस काम में, हमेशा हमने बोला, लेकिन हम नागरिकों से भी चाहेंगे कि अगर चलते चलते कागज फेंकने की बजाय जेब में डालने और डस्टबिन में डाल दें तो उससे बढ़िया और कोई चीज नहीं हो सकती। हालांकि डेरा समर्थकों के इस महासफाई अभियान ने शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को चौपट कर दिया। सफाई अभियान के चलते दिन भर शहर में जगह जगह जाम लगा रहा। दरअसल हाल ही में इसराना से विधायक और केंद्रीय मंत्री कृष्णलाल पवार ने शहर में सफाई को लेकर डेरा प्रमुख से गुजारिश की थी और मंत्री जी की इसी गुजारिश को लेकर डेरा प्रमुख ने मंगलवार को पानीपत में अपने समर्थकों के साथ सफाई पर महा अभियान चलाया। एक अफवाह ने छीन लिए सैकड़ों आंखों के सपने। रोहतक पीजीआई में आंखें दान करने से कतराने लगे लोग। पूरे देश में नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है और लोगों को नेत्रदान करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन हरियाणा में इस मुहिम को कड़ा झटका लगा है और हालात ये बन गए हैं कि इस साल अभी तक रोहतक पीजीआई में महज 29 लोगों ने ही नेत्रदान किया है। दरअसल इसी साल मार्च में एक अफवाह उड़ी थी कि देश के जाने माने मेडिकल कॉलेजों में दान की गई आंखों को कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। पीजीआई चंडीगढ़, एम्स दिल्ली और पीजीआई रोहतक का नाम इसमें शामिल था। हालांकि बाद में सरकार की तरफ से इसकी जांच भी कराई गई, लेकिन कोई अनियमितता नहीं मिली। लेकिन लोगों के मन में एक आशंका जरूर पैदा हो गई कि दान की गई आंखों को कचरे के ढेर में फेंका जाता है, इसलिए लोग नेत्रदान के लिए आगे नहीं आ रहे। पहले ये कारण तो ये है कि लोगों के अंदर इसके बारे में जागरूकता ही बहुत कम थी। जो प्रयास किए गए
नेशनल आई बैंक में या हरियाणा स्टेट आई बैंक ने या बाकी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने इस बारे में, नेत्रदान प्रत्यारोपण के बारे में, उन सब को पीछे एक ऐसी भ्रांति वाली खबर आई प्रेस और मीडिया में कि जिसकी वजह से लोगों में एक भ्रम फैल गया कि शायद जो हम नेत्रदान के लिए ये आंखें दे रहे हैं ये कहीं कूड़ेदान में तो नहीं जा रही। रोहतक पीजीआई में हर साल औसतन 170 लोग नेत्रदान करते हैं। फिलहाल 756 लोग इस इंतजार में हैं कि उन्हें आंखें मिलेंगी और इस दुनिया को देख पाएंगे। अगर यही हाल रहा तो इनके सपने पूरा होना नामुमकिन है। धारा 118 के तहत प्रियंका गांधी को दी गई जमीन खरीद मामले में एक्सटेंशन। शिमला के साथ लगते छरावड़ा में है प्रियंका गांधी की जमीन। राजस्व विभाग ने किया स्पष्ट, बीते 4 सालों में दी गई 526 लोगों को जमीन खरीद की अनुमति। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुत्री प्रियंका वाड्रा को प्रदेश सरकार ने धारा 118 के तहत जमीन खरीद के मामले में एक्सटेंशन दी है। प्रियंका वाड्रा के साथ 80 अन्य लोगों को भी जमीन खरीद के बाद गृह निर्माण सहित अन्य कार्यों के लिए एक्सटेंशन दी गई है। मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम 1972 की इस धारा के तहत प्रदेश के बाहर के गैर कृषकों को जमीन खरीद की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके लिए सरकार से विशेष अनुमति लेनी होती है। भूमि खरीद के बाद एक्सटेंशन के लिए भी सरकार विशेष अनुमति देती है। प्रदेश सरकार ने बीते 4 सालों में 526 लोगों को इस एक्ट के तहत प्रदेश के बाहरी लोगों को जमीन खरीद की अनुमति दी है। राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में उद्योग स्थापित करने, उद्योगों को विस्तार देने, होटल के निर्माण, पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने, दुकानों एवं अन्य कमर्शियल कार्यों के लिए धारा 118 के तहत भारी लोगों को भूमि खरीद की अनुमति दी गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी भूमि को धारा 118 के तहत खरीद की अनुमति नहीं दी गई है। गौरतलब है कि धारा 118 के तहत प्रदेश के भारी लोगों को जमीन खरीदने के लिए प्रदेश सरकार से विशेष अनुमति लेनी होती है। देखना होगा कि आगामी समय में भारी लोगों को जमीन खरीद करने के लिए प्रदेश सरकार कितनी पारदर्शिता बरतती है। कोहली की सेना ने फतेह की लंका, 22 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतकर रचा इतिहास। तीसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका को दी 117 रनों से मात। कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया ने श्रीलंका को अंतिम टेस्ट मैच में 117 रन से पराजित कर सीरीज पर कब्जा कर लिया। 3 मैचों की यह सीरीज टीम इंडिया ने 2-1 से अपने कब्जे में कर ली। दोनों टीमें एक टेस्ट जीतकर बराबरी पर थी, लेकिन अंतिम टेस्ट में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते टीम इंडिया ने 22 साल बाद लंका में अपना झंडा गाड़ दिया। बता दें कि 22 साल से भारत ने श्रीलंका में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी। यह सीरीज टीम इंडिया ही नहीं बल्कि कप्तान विराट कोहली के लिए भी अग्नि परीक्षा थी, जिसमें वह सफल साबित हुए। इस यंग टीम इंडिया ने दिखा दिया कि अभी काफी कुछ बाकी है।